दिन और नई शुरुआत। हम एनसीईआरटी क्लास 6 के दूसरे चैप्टर के दूसरे हिस्से पे पहुंच चुके हैं। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं आपके साथ और मेरे दोस्त शेरू के साथ। पहले पार्ट में शेरू को बहुत मजा आया था, तो चलिए रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ा, उन लोगों के बारे में, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, किस तरीके से, किन वजहों से घूमा करते थे एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात किया। फिर हम धीरे धीरे मेसोलिथिक एज के बारे में आए, जहाँ पे जब धरती पे थोड़ा थोड़ा बदलाव शुरू हो गया था, जब घास उगना शुरू हो गए थे। फिर नियोलिथिक एज के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस शुरुआत करने से पहले एक पहला सवाल शेरू से हम पूछेंगे कि फायर यानी आग क्या पैलियोलिथिक एज में आ चुकी थी या नहीं आ चुकी थी? सर, जितना आपने सिखाया है उसके हिसाब से तो नहीं। जी नहीं, आग आ चुका था। कुरनूल केव्स, जैसे हमने बताया था पेज नंबर 13 में कुरनूल केव्स है, उस कुरनूल केव्स में आग ऑलरेडी प्रेजेंट था, उसमें कई सारे ट्रेसेस मिले आग के। आज हम और भी बहुत सारे साइट्स के ऊपर बात करेंगे। आज हम नियोलिथिक साइट्स पे आएंगे। मेसोलिथिक साइट्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। वैसे मेसोलिथिक का कोई स्पेसिफिक साइट नहीं है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि नियोलिथिक में जब मेसोलिथिक से जब धरती पे बदलाव आ रहा था, तो नियोलिथिक में कौन कौन से बदलाव आना शुरू हुए? सबसे पहला बदलाव, लोगों ने प्लांट्स को उगाना शुरू किया, एग्रीकल्चर शुरू हुआ, एनिमल्स को हर्डिंग करना शुरू किया, यानी पशुपालक का जो नया तौर तरीका था ये शुरू हो चुका था। अब प्लांट्स को उगाने के तरीके की वजह से, प्लांट्स को कैसे उगाते हैं? ऐसा तो नहीं कि बीज आज लगा दिया कल उग गया। उस बीज को उगने में वक्त लगता है, दिन लगते हैं, हफ्ते लगते हैं, महीने लगते हैं, कभी कभी साल भी लग जाते हैं। और उस पूरे प्रक्रिया में हमको प्लांट्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, उस पर कोई कीट पतंग ना पड़ जाए, वो प्लांट सही से उग रहे हैं या नहीं उग रहे हैं, उस पर पानी देना पड़ता है। कई बार उसके जो बीज के वीड्स होते हैं, यानी कई बार जो छोटे छोटे अनवांटेड क्रॉप्स होते हैं उनको उखाड़ना पड़ता है, तो ख्याल रखना पड़ता है प्लांट्स का। तो ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी है, कभी कभी महीनों लग जाते थे। हफ्ते तो बहुत छोटी बात हो गई, महीनों सालों। तो लोग एक जगह पे टिकना शुरू कर दिए, तो क्योंकि प्लांट्स जब तक उगते नहीं थे तो लोग उनको छोड़ के जाएंगे नहीं, तो लोग एक जगह पे रुकना शुरू कर दिए, गांव बनना शुरू हो गया था। उसके बाद से जब प्लांट्स उग जाने के बाद जो ग्रेन्स होते थे यानी अनाज, उसको लोगों ने प्रिजर्व करना शुरू कर दिया, पॉट्स, मटके, इन सारी चीज़ों में प्रिजर्व करना शुरू कर दिया। और कहते हैं इन्वेंशन जो तभी होती है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस वक्त भी ज़रूरत पड़ी थी लोगों को पॉट्स के लिए, पैन्स के लिए, तो लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिए। लोगों ने जो लकड़ियों से एक बास्केट बनाते हैं, लकड़ी के बास्केट, उसको बनाना शुरू कर दिया, उसमें अनाज को रखना शुरू कर दिया, प्रिजर्व करना शुरू कर दिया। अनाज को क्यों इतना खास तरीके से प्रिजर्व कर रहे थे? अनाज की बहुत सारी रीज़न थी। पहला रीज़न, क्यों? बीज होता था। अनाज खुद में ही एक सीड है, बीज है, जो कि आगे आने वाली फसलों के लिए उगाएगा। दूसरी वजह क्या थी? वो खाना देती थी, अनाज को कूट के खाना खाया जा सकता था। फिर उसके बाद से तीसरी वजह थी एज ए गिफ्ट, लोगों को एक दूसरे को गिफ्ट दिया जा सकता था। उस वक्त अनाज एक करेंसी की फॉर्म में भी यूज़ किया जाता था कई जगहों पर। और आगे आने वाले वक्त में उसको अनाज को बचा के रखेंगे तो आगे आने वाले वक्त में वो खाने के रूप में काम देगा। तो इस वजह से अनाज की काफ़ी वैल्यू थी उस टाइम पे। कई सारी नई नई चीज़ें आई उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको रखने के लिए, लंबा टाइम स्टोरिंग करने के लिए। दूसरा, एनिमल्स पे आते हैं। हमने एक और चीज़ देखा था जहाँ पे जानवरों को हर्डिंग शुरू हो गई थी। हर्डिंग का मतलब पालना। तो जानवर अपने आप में मल्टीप्लाई होते रहते हैं, यानी 2 जानवर, फिर 4 जानवर, क्योंकि वो बढ़ते रहते हैं, जनसंख्या उनकी बढ़ती रहती है। तो जब हमने जानवरों को पालना शुरू कर दिया, जानवरों से भी हमें बहुत कुछ मिलता था। शेरू बताओ, जानवर से हमें क्या क्या मिलता था? जानवर से हमको बोन्स मिलते थे, उनका स्किन मिलता था। आप हमारी बात कर रहे हो? नहीं, हम आपको जानवर नहीं मानते, हम आपको अपना दोस्त मानते हैं। बट जानवर भी हमारे दोस्त होते हैं वैसे तो। पर सीधा आप बोन्स और हड्डी वड्डी पे आ गए आप डायरेक्ट। अरे भाई,
शुरुआत करिए दूध से मिलता था। दूध का कई यूज़ होता था, दूध के खाने में बहुत बड़ा स्टेपल डाइट में दूध का बहुत बड़ा हिस्सेदारी है। फिर दूध हो गए, जानवर के जो शीप के ऊपर से वुल यानी ऊन मिलते थे। फिर उसके बाद से कुत्ते सिक्योरिटी देते थे। जो बैल होते थे वो एग्रीकल्चर में मदद किया करते थे। बहुत सारे यूज़ हैं। हाँ, मीट का भी यूज़ है, बोन्स का भी यूज़ है, जानवरों की खाल से यानी जानवरों की चमड़ी से कपड़े भी बनते थे, उसका भी यूज़ है। जो जानवर की हड्डियों से वेपन्स भी बनाए गए थे, उसका भी यूज़ है। तो जानवरों के काफ़ी सारे यूज़ है। तो जानवर भी अपने आप में एक ना स्टोर होते थे फूड का, वो खाना के तरीके से उसको भी काफ़ी बचाना शुरू कर दिया गया था। उनको रखना, पालना, उनका ख्याल रखना ये शुरू हो गए थे। ये नई तौर तरीके थे। अब तक आप बताइए, अब तक पैलियोलिथिक एज में ये चीज़ हुई थी? शेरू आप बताइए। नहीं। हाँ, नहीं हुआ था। हाँ, हो सकता है कि छोटे लेवल पे कहीं पालना शुरू हुआ होगा, बट इतने मेजर स्केल पे नहीं हुआ था। अच्छा, अब दूसरी चीज़ बताइए, हमको इनके बारे में पता कैसे चला? ये लोगों के बारे में पता कैसे चला? इन जगहों के बारे में कैसे पता चला? वही हिस्ट्री के साइंटिस्ट। जी हाँ, हिस्ट्री के साइंटिस्ट। मैं उनको हिस्ट्री का डॉक्टर बोलता हूँ। हिस्ट्री के रिसर्चर यानी डिटेक्टिव्स जो होते हैं, उनको डिटेक्टिव के तौर पे मानता हूँ मैं। तो उन्होंने कई सारे ऐसे साइट्स यानी जहाँ पे रिमेन्स मिले, उनके पॉट्स, उनके स्टोन के टूल्स, उनके हड्डियों के टूल्स, उनके प्लांट्स, तो इन सब ऐसी जगहों को जहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं उनको साइट्स बोलते हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे कई सारे साइट्स को ढूंढ निकाला। वहाँ से हमने इनके बहुत सारे तौर तरीक़ों को पढ़ा। उनके सबसे पहले कौन से स्टोन्स यूज़ करते थे, किस टाइप के घरों में रहते थे, किस टाइप के प्लांट्स वो वहाँ पे उगाते थे। हम ये सारी चीज़ें हम इनको धीरे धीरे जानकारी पता चलना शुरू हो गया था। अच्छा, चलिए शुरू करते कैसे कैसे पता चला। कई बार जो प्लांट्स होते हैं वो कई बार जल गए थे गलती से या जानबूझ के जलाए गए हैं। तो कई बार जो जले हुए प्लांट्स चार्ड फॉर्म में होते हैं, उनको हम जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस हैं वो पता कर सकते हैं कि कितने साल पुराने ये प्लांट्स हैं और कौन से प्लांट्स हैं। तो कई बार वीट, बार्ली, चावल, इन सब के जो प्लांट्स हैं हमको पता चल गया था कि कौन से प्लांट्स से कहाँ उगे हुए थे। तो ये बर्न्ड प्लांट्स के फॉर्म में, या फिर जो डीके हुआ है प्लांट्स वो, या फिर कई बार मिट्टी के बर्तन, उसमें कुछ कुछ चीज़ें रिमेन्स बच जाती हैं। तो इन सब तरीक़ों से पता चल सकता है। वहाँ पे उनके स्टोन्स भी मिले हैं, उनके हथियार भी मिले हैं, उनके कॉइन्स भी मिले हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो शुरू करते हैं एक एक करके। अगर आप पेज नंबर 13 पे आएंगे तो वहाँ पे स्क्वायर फॉर्म्ड में, ब्लू स्क्वायर फॉर्म्ड में नियोलिथिक साइट्स के बारे में बताया गया है। अब उस नियोलिथिक साइट्स के बारे में सबसे पहले देखेंगे बुरझाओम। ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है बुरझाओम, और ये झेलम नदी के किनारे, ये जो आप नदी देख रहे हैं वो उस नदी का नाम है झेलम नदी। वो झेलम नदी इंडस नदी में बहती है फाइनली। तो बुरझाओम में कई सारे ऐसे जगह भी मिले हैं जहाँ पे लोगों ने पिट हाउसेस बनाया। अब पिट हाउसेस का मतलब क्या होता है? यानी ज़मीन को खोद के ज़मीन के अंदर घर बनाना, यानी ऊपर घर नहीं, खोद के नीचे की तरफ घर बनाना। तो ज़मीन को खोदा उन्होंने, उसमें से बाकायदे सीढ़ियाँ भी बनाई थी उन्होंने, और सीढ़ियाँ बनाई थी और वो घर बन गए थे। उसमें लोग रहते थे, उसमें लोग खाना भी बनाते थे। तो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता था, ठंड है, बारिश है, गर्मी है, उसके हिसाब से लोग कभी घर के अंदर खाना बनाते थे, कभी घर के बाहर भी खाना बनाते थे। और उस जगह पे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। वैसे माना जाता है कि वीट और बार्ली का सबसे पहला वहाँ पे शुरू हो गया था, कल्टीवेशन यानी एग्रीकल्चर वहाँ पे शुरू हो गया था। और भी वहाँ पे चीज़ें मिली हैं, जैसे कई सारे पेंटिंग्स भी मिली हैं वहाँ पे उन पिट हाउसेस में यानी घरों में। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखा जाए तो शेरू आप ये बताइए, वहाँ पे कई सारे औजार मिले थे, तो ये पैलियोलिथिक के औजार होंगे या कुछ नए औजार होंगे? औजार मतलब वेपन्स या टूल्स। ये पुराने वाले टूल्स होंगे या नए टूल्स होंगे? पूरे नए वाले। पूरी तरीके से बात सही नहीं है। नए वाले भी औजार मिले, पुराने औजार भी मिले हैं। वो दोनों बुरझाओं में दोनों तरीके के औजार मिले हैं।
अच्छा, नए औजार में क्या? अब आपने देखा जब पैलियोलिथिक एज में लोग हमेशा हंटिंग वंटिंग क्या करते थे, लोगों के पास बड़े बड़े हथियार हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब ये हंटिंग हमने रोक दिया, उतना उस बड़े लेवल पे नहीं करते थे, तो हथियार भी हमारे उसी हिसाब से छोटे होते गए। हमारे पास सॉस थे, सिकल्स थे, छोटे हथियार थे, और कई बार जो अनाज को पीसने के लिए हथियार यूज वो सब मिले हैं। तो बुरझाओं में कुछ इस टाइप के हथियार मिले, तब हमें उनको पढ़ने के बाद समझ में आया कि हाँ, यहाँ पे लोग ने अनाज उगाना शुरू कर दिया था, यहाँ पे कैटल की हर्डिंग शुरू हो गई, यानी पालना शुरू कर दिया था। ये सब प्रक्रिया वहाँ पे शुरू हो गई थी। दूसरा जगह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ इतिहास में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मेहरगढ़ जो है इंडस वैली, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और इंडस नदी के किनारे पे भी पड़ता है ये, यानी जो सिंधु नदी बोलते हैं इसको संस्कृत में, उसके किनारे के नदी पड़ता है। यहाँ पे एक ईरान के लिए जाने वाला बोलान पास यहीं से निकला हुआ है। ये ईरान की तरफ निकलने वाली जो एक रास्ता है, यहाँ से जाती है। तो मेहरगढ़ में आपको, हालांकि ये बीच में है, आसपास कोई सी नहीं है, बट यहाँ पे शी सेल्स भी मिले थे। कई ऐसी चीज़ मिले थे जो कि वहाँ पे मिलना मुश्किल है मेहरगढ़ में। क्यों? क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह मेहरगढ़ के थ्रू आते थे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिले। मेहरगढ़ में एक और ख़ास बात ये है कि पिट हाउसेस तो मिले ही थे यहाँ पे, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे औजार जो है, पैलियोलिथिक औजार भी थे, मेसोलिथिक औजार भी थे, और नियोलिथिक औजार। औजार मतलब वेपन्स, टूल्स, स्टोन टूल्स। तो ये सब वहाँ पे मिला था, क्योंकि वहाँ पे जितना गहरा खोदते गए हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, उसके हिसाब से वहाँ पे हथियार मिलना शुरू हुआ था। तो मेहरगढ़ में वीट और बार्ली की खेती शुरू हो चुकी थी, और मेहरगढ़ में ये एक तरीके से ट्रेडिंग पॉइंट भी था, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह इस रास्ते के थ्रू जाते थे। तो ट्रेडिंग पॉइंट था। बहुत सारे रीजन्स की झलक यहाँ से मिलती है, ईरान और भी जगहों की झलक इस मेहरगढ़ के जो साइट है, जहाँ पे उन सारी जगहों के भी चीज़ें मिलती थी मेहरगढ़ से। अच्छा, अब थोड़ा नीचे आते हैं, चिरांड के पास जाए। हाँ जी, एक क्वेश्चन है, मतलब जो ये मेहरगढ़ है वो मर्चेंट्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा, राइट? जी हाँ, मर्चेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल्चर जो हमने पहले चैप्टर में देखा था कि एक जगह से दूसरी जगह पे जब लोग जाते थे तो कल्चर का इन्फ्लुएंस होता था, कल्चर हमारा अच्छा होता था, एनहांस होता था। तो मेहरगढ़ उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। दूसरा चिरांड है, अगर आप देखेंगे ये बिहार में पड़ता है, और ये इस वक्त के छपरा डिस्ट्रिक्ट में ये आएगा। ये भी एक नदी किनारे ही है। और जो चिरांड का जो खास बात यह है कि यहाँ पे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स मिले थे, यानी वो सारे जानवर जो डोमेस्टिकेशन और जो वाइल्ड एनिमल्स थे, उन दोनों के स्पीसीज मिले थे। तब यहाँ से लोगों को पता चला कि यहाँ पे लोगों ने पशुपालन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी चिरांड में। दूसरा कुलदीवा और महागर, ये एक नदी जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है, यानी गंगा जी में जाके मिलती है फाइनली। इस नदी, बेलन नदी का नाम है, इस नदी के दोनों आसपास में ये पड़ता है। तो मतलब एक छोर पे महागढ़ है और दूसरी छोर पे कुलदीवा है, और यहाँ पे राइस की खेती का जो रिमेन्स मिला था, यानी यहाँ पे राइस की खेती शुरू हो चुकी थी। फिर और नीचे आएंगे, हलूर पे आएंगे। हलूर पे ये तुंगभद्र नदी के नाम से जाने वाली एक नदी है, उसके पास में है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारे जो ब्लू स्क्वायर शेप्ड जगह है वो सब नदी के पास में। वहाँ पे एक फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल लैंड है जहाँ पे खेती की जा सकती है, क्योंकि नियोलिथिक में वो साइट्स जहाँ पे खेती होती वहीं पे लोग बसे थे। तो हलूर में यहाँ पे कई सारे लोगों ने टूल्स, नए नए औजार मिला था इन लोगों को, कई सारे टूल्स, जिसमें हंटिंग के जो मेसोलिथिक हंटिंग टूल्स है, बोज, एरोज, नाइव्स, और जो मेसोलिथिक और नियोलिथिक के हथियार पैलियोलिथिक के मुकाबले काफ़ी एडवांस थे, यानी उनके एजेस शार्प थे, वो प्रॉपरली बने थे, काफ़ी एफिशिएंट हथियार थे। मतलब अगर फल काटने के हिसाब से उसी चाकू को उसी तरीके से धार दी गई थी, तो काफ़ी एडवांस और प्रॉपरली मेड वेपन्स मिले थे हलूर में। दूसरा पय्यमपल्ली, ये तमिलनाडु में मिलता है,
उसके बाद से ये कृष्णा रिवर के तट पे है, और यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ रिमेन्स मिले थे नियोलिथिक साइट्स के। तो और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो इन साइट्स पे मिली हैं। अब एक चीज़ बताओ शेरू, यहाँ पे सबसे आपने एक कॉमन चीज़ देखा कि हर एक जगह नदी किनारे बसी है। तो क्या ऐसा होता होगा कि नदी से लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं? हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है। एक और चीज़ कि जरूरी नहीं कि कोई एक जगह पे बसे। ये लोग नदी के किनारे अगर देखेंगे तो कई जगह पे छोटी छोटी, ये मेजर साइट्स जो हमने बताए ये मेन साइट्स थे, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहीं मिला है। और भी नदी से अगर आप एक नाव बना के जाएंगे तो बैंक्स पे और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको समझना, इनको पढ़ना, इनको बारे में रिसर्च करना। आर्कियोलॉजिस्ट और हमारे डिटेक्टिव्स काफ़ी इसके बारे में लिखे हैं। अच्छा, और क्या क्या मिला, और क्या क्या समझेंगे? अब थोड़ा इनके बारे में और समझते हैं। अभी तक हमने वेपन्स देखा, पॉट्स को देखा, कपड़े भी बुनना शुरू हो गया था इस टाइम तक। अच्छा, बरियल साइट्स, बरियल मतलब मरने के बाद। जैसे मेहरगढ़ में एक ऐसे साइट्स मिले हैं जहाँ पे लोगों को उस वक्त मानना था कि जब आदमी मरता है तो किसी नई दुनिया में जाता है। तो जब लोग मरते थे तो उनको ज़मीन में रखते वक्त उसके साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें भी रखते थे। अब उस वक्त फूड स्टोरेज में क्या जानते थे, जो एनिमल्स थे वो एक तरीके से फूड स्टोरेज थे। तो कई बार मेहरगढ़ में एक पेज है हमारे हिस्ट्री इसी चैप्टर में जहाँ पे आदमी की हड्डी के साथ बकरी की हड्डी भी मिली है, यानी बरियल साइट्स। तो उस वक्त ऐसे रिचुअल्स भी शुरू हो चुके थे, ऐसे बिलीव्स भी शुरू हो चुके थे कि आदमी के साथ साथ कुछ और भी भेजा जाए। ऐसे कुछ कल्चर्स का हमने आगमन देखा है। इसको और हम डीप में पढ़ेंगे आगे आने वाली चैप्टर्स में। सर हाँ जी, एक और कोइंसिडेंट बताओ सर। बोलिए। अगर आप देखोगे तो सारे नॉर्थ वाले वीट ग्रो किए हैं और सारे साउथ वाले राइस ग्रो किए हैं। हाँ है, बट जैसे कोल्डीवा और महागढ़ में देखेंगे, ये दो ऐसी जगह हैं, कोल्डीवा महागढ़, यहाँ पे भी राइस मिला है। तो ये एक तरीके से नॉर्थन स्टेट्स में ही आएगा, उत्तर प्रदेश में दोनों है जगह। तो राइस यहाँ पे भी मिला है, तो सच है बट पूरी तरीके से नहीं। तो हाँ तो इसके बाद हम जाएंगे, लोगों ने कपड़ा बनाना शुरू कर दिया, लोगों ने कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, कपड़ों से चीज़ें बनानी शुरू कर दी, कई सारे डेकोरेटिव आइटम्स मिले हैं। अब एक सवाल, क्या पूरी दुनिया एक साथ बदल गई? नहीं। हाँ, पूरी दुनिया एक साथ नहीं बदली थी। अभी भी कई जगहों पे पैलियोलिथिक चीज़ें चल रही थी, मतलब साथ में नियोलिथिक की चीज़ें भी थी, यानी नए तरीके से नए तौर तरीके से जो ज़िंदगी जी रहे थे, शहर बसाना, गांव बसाना, फार्मिंग करना, पशुपालन करना, रिचुअल्स का फॉलो होना। उसके साथ साथ लोग अभी भी हंटर्स गैदरर्स थे। आपको एक और चीज़ बताइए, जो हंटर गैदरर्स थे क्या वो पिट हाउसेस बनाते होंगे? शायद। हाँ, जो हंटर गैदरर्स थे, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी कि वो भी पिट हाउस बनाते थे। हालांकि उनका पिट हाउस नियोलिथिक साइट जैसा नहीं था, बट कई बार जो नेचुरल कैलामिटीज से बचने के लिए वो थोड़ा सा गड्ढा खोज देते थे, उसमें घुस जाते थे, ऊपर से कुछ छज्जे लगा देते थे। तो उन्होंने उसमें थोड़ी देर जाते जाते आगे प्रोग्रेस करते करते उसमें फूड भी रखना शुरू कर दिया था। जैसे किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो पूरी चीज़ तो लेके जा नहीं सकते, तो खाना उन्होंने वहीं पे छोड़ना शुरू कर दिया, रखना शुरू कर दिया। फिर वो वापस आते थे सीजन के बाद, तो वहाँ से वो खाना ढूंढते थे। तो ये सारी प्रक्रिया भी शुरू हो गई। तो पैलियोलिथिक साइट्स में भी पिट हाउसेस बन रहे थे, बट हाँ नियोलिथिक साइट्स में और बनना शुरू हो गया। मतलब जैसे मेरे सारे दोस्त अभी भी जंगल में रहते हैं, वो जंगल के तौर तरीके से जीते होंगे, और मैं शहर में रहता हूँ तो मैं शहर के तौर तरीके से जीता हूँ। सही ना सर? हाँ, बिल्कुल सही। जो जंगल में अभी भी उस टाइम पे कुछ लोग जो थे जंगल के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे, वो पैलियोलिथिक तौर तरीके से जीते थे, उनके हथियार अभी भी बड़े थे। इसलिए ऐसा नहीं हुआ कि जब नियोलिथिक हथियार मिलना शुरू हुए तो पैलियोलिथिक हथियार मिले ही नहीं, दोनों मिलते थे। तो इसका ये शुरू है। अभी इसकी और भी चीज़ें मिलती हैं हमें। ये जो चेंजेस थे इसके कई सारे इन्फॉर्मेशन हमको कई जगहों से मिली है, टूल से मिली है, बोन से मिली है, जैसे हमने टाइम टू टाइम बताते रह गए। अब उसके बाद से एक और बात करेंगे, पूरी दुनिया में क्या चल रहा था। जो वहाँ पे फ्रांस में आपके बुक में एक पेंटिंग दिखाई गई है, तो वैसे पेंटिंग्स मिलना शुरू हुए। ये जो पेंटिंग है ये कहा जाता है 20,000 साल से 10,000 साल के बीच में, कहीं बीच में मिला था, बनाई गई थी।
तो ये बताइए, ये पैलियोलिथिक में पड़ेगा या नियोलिथिक में पड़ेगा? नियोलिथिक में। नहीं, ये पैलियोलिथिक में माना जाएगा, क्योंकि कहा गया था 10,000 साल के बाद जो कुछ भी हुआ था वो नियोलिथिक में है। और ये जो पेंटिंग्स की शुरुआत है वो 20,000 साल से शुरू है, तो अभी भी ये पैलियोलिथिक एज में माना जाएगा। हालांकि ये लोअर पैलियोलिथिक एज है। पैलियोलिथिक एज में भी 3 डिवीजन है, अपर, मिडल, लोअर, तो ये लोअर पैलियोलिथिक में माना जाएगा। और पैलियोलिथिक में ऐसे ड्राइंग्स क्यों बनाए जाते होंगे, आपको अंदाजा है? हाँ, आपने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, राजाएं ऐसे ड्राइंग्स बनवाते थे या तो लोग कुछ कारणवश ऐसे ड्राइंग्स बनाते थे। हो सकता है कुछ कल्चर हो सकता है वो हंटिंग क्या होता था, हंटिंग्स के बारे में, उस वक्त जानवरों के बारे में बताने के लिए ड्राइंग्स बनाते होंगे, या फिर कोई कल्चर होता होगा, हंटिंग से जाने के पहले कुछ कोई कल्चर होता, कोई ट्रेडिशन होता होगा। बहुत सारे वजह से लोग वहाँ पे पेंटिंग्स बनाते होंगे और उन पेंटिंग से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। वैसे ही एक और जगह था जहाँ पे कटाल हुआ, ये टर्की में है। टर्की कहाँ है ये आपको ढूंढना पड़ेगा, एटलस में जाइएगा वहाँ पे टर्की मिलेगा। और कटाल हुआ करके एक जगह थी टर्की में जहाँ पे ये ट्रेड पॉइंट था, और यहाँ पे ऐसी सारी चीज़ें मिली हैं जो कि उस जगह की नहीं थी, यानी लोग बहुत जगहों से आते थे। फ्लिंट क्या होता है? ये ऐसा पत्थर होता है जो क्वार्ट्ज का बना होता है, और इससे लोग हथियार भी बना सकते हैं। इसको एक दूसरे में मतलब एक दूसरे में घसीट के आग पैदा करते थे। तो फ्लिंट्स का ऐसे पत्थर जो सीरिया से आते थे, वो सीरिया से आए थे उस कटाल हुआ में। फिर उसके बाद से रेड सी के शेल्स आए थे, मेडिटेरेनियन सी के शेल्स आए थे। तो ऐसे शेल्स क्यों आते होंगे? शेल्स का क्या यूज़ होगा? शेल्स में भी ऑर्नामेंट्स बनाते हाँ, थे। ऑर्नामेंट्स। कई बार शेल्स में पर्ल्स होते थे, तो ऑर्नामेंट्स, प्रीशियस स्टोन, वो ट्रेडिंग पॉइंट होता था। तो इन सारी वजहों से एक कटाल हुआ करके जगह में वो लोग आते थे। और ये नियोलिथिक साइट है, इसमें से कई सारे नियोलिथिक तौर तरीके वहाँ पे जो ट्रेडिंग सेंटर हुआ करते थे, इसमें जो अर्लीस्ट सिटीज़ में से एक था। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, इसके बारे में आप और थोड़ा रिसर्च करिएगा अपने साइड से भी। हम आपको और एक्सपीरियंस कराते रहेंगे। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम आपको तीसरी चैप्टर के पास लेके जाएंगे, जहाँ पे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी हम यहाँ पे नियोलिथिक बिल्डिंग्स के बारे में बात किए। अब उस वक्त और अंदर जाएंगे कि वहाँ के लोगों के तौर तरीके और उसको डीप में समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन तब तक के लिए इस वीडियो को यहाँ पे विराम देते हैं, और आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।